नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीन पियाजे। चलिए आगे के लेक्चर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी 3 साल के बच्चे को देखा है जो अपनी गुड़िया या टेडी बियर के चोट लगने पर रोता है? या कोई 5 साल का बच्चा जिसके पापा किसी बड़े गिलास से पानी किसी छोटे और चौड़े गिलास में कर दें तो वो ये समझता है कि पानी कम हो गया है। आखिर बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या उनका दिमाग बड़ों से कम होता है? नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। यही बात को समझाने के लिए स्विट्ज़रलैंड के महान वैज्ञानिक जीन पियाजे ने कमाल का सिद्धांत दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा ये साबित किया कि बच्चे जो हैं बड़ों से कम नहीं सोचते, बस वो बड़ों से अलग सोचते हैं। उन्होंने बच्चों को दुनिया का लिटिल साइंटिस्ट बोला। उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बोला, जीन पियाजे ने। अगर आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास में आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। आज हम जीन पियाजे के वो 4 जादुई स्टेज, स्कीमा, एसिमिलेशन जैसे मुश्किल शब्दों को उदाहरण की सहायता से समझेंगे जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए इस बेहतरीन सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं जीन पियाजे ने? इसमें शामिल हैं स्कीमा, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आप चाहें हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के, लेकिन आप कोशिश करें जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स उन्हें इंग्लिश में ही याद करें, जैसे स्कीमा, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हम समझेंगे जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, जो महत्वपूर्ण शब्दकोश है, जो जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, उसको समझेंगे। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, कलेक्टिव मोनोलॉग, डिसेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल डेक्लेग, ऑपरेशन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और सोशल ट्रांसमिशन। इसके बाद हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, अगर हम सीधे ही विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ लेते हैं पियाजे की, तो निश्चित रूप से इस सिद्धांत को हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो हम पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे पियाजे के, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो उससे रिलेटेड है, और लास्ट में हम आएंगे कि पियाजे की 4 स्टेजेस से। और इन कंसेप्ट, चाहे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हुए चाहे वोकैबुलरी हुई, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को ये लगता है कि केवल विकास की 4 अवस्थाओं से ही क्वेश्चन आने, नहीं, ऐसा नहीं है। अब सीटेट उतना सरल नहीं रह गया जितना पहले था। अब सीटेट का पेपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पियाजे ने हमें बताया कि बच्चे दुनिया में अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको लिटिल साइंटिस्ट बोला था। अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बच्चों में हम ज्ञान डालते नहीं हैं, छोटे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। इसके लिए वो कुछ प्रक्रियाओं को उपयोग करते हैं, जैसे स्कीमा हमारे दिमाग में मौजूद इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स या मानसिक संरचनाएं होती हैं, मेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी चीज़ को देखकर हमारे दिमाग में जो पहली धारणा बनती है उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे हमने गिलास को देखा, तो गिलास का एक मेंटल स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में स्टोर है, उसी मेंटल स्ट्रक्चर को स्कीमा कहते हैं। हमने एक पेंसिल देखी, तो पेंसिल का एक मेंटल स्ट्रक्चर हमारे माइंड में स्टोर है, उसी को पियाजे ने नाम दिया है स्कीमा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के 2 मेन पार्ट हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। देखिए, मैं फिर आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट की टर्म्स को आप इंग्लिश में याद करें तो बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि मैंने हिंदी में भी लिख दिए हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में याद करते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा, काम आएगा। एसिमिलेशन, पुरानी जानकारी या मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को बिना बदलाव के जोड़ लेना। मतलब कोई बदलाव नहीं किया है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ दिया है। जैसे एक बच्चे ने काले कुत्ते को देखा, और जब एक छोटा बच्चा है उसने काले कुत्ते को देखा, और जब उसने काली बिल्ली को देखा तो उसने उसे भी कुत्ता ही समझ लिया, क्योंकि उसने पहले बिल्ली देखी नहीं थी। कुत्ते का स्कीमा उसके दिमाग में था और उसने बिल्ली देखी तो उसको भी वो कुत्ता ही समझा। इसे कहते हैं एसिमिलेशन, पुरानी स्कीमा में नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के जोड़ लेना। अगला है एकोमोडेशन, समायोजन। नई जानकारी के कारण अपने पुरानी स्कीमा में बदलाव करना, संशोधन करना, सुधार करना, या फिर एक नया स्कीमा बना लेना, उसे कहते हैं एकोमोडेशन। जब बच्चे को पता चला कि बिल्ली म्याऊं करती है और कुत्ता भौंकता है, तो उसने अपने दिमाग में बिल्ली का अलग स्कीमा बनाया, कुत्ते का अलग स्कीमा बनाया। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रेशन, अर्थात संतुलन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है इक्विलिब्रेशन। जब पुराना स्कीमा काम नहीं करता है तो क्या होता है, एक डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। अब वो असंतुलन को दूर करने के लिए बच्चा एकोमोडेट करता है नए ज्ञान को, या तो एक नई स्कीमा बना लेगा या पुरानी स्कीमा में ही सुधार कर देगा, और फिर जब ऐसा हो जाता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, एक संतुलन की स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, दिमाग में मौजूद स्कीमा को व्यवस्थित करना, उन्हें एक साथ जोड़कर नेटवर्क बना लेना। जो भी स्कीमा है उन सबको एक साथ जोड़ लेना, अलग अलग जोड़ लेना। अब जैसे बच्चे ने एक बिल्ली का स्कीमा बनाया, कुत्ते का स्कीमा बनाया और अन्य तरह के स्कीमा बनाएगा, और इनको एक साथ जब जोड़ेगा,
इनको जोड़ देगा तो एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब फिर से एक बार रिकैप करते हैं मौजूदा ज्ञान। जैसे करंट स्कीम में क्या है, 4 पैर वाला जानवर कुत्ता है। ये बच्चे के दिमाग में इन्फॉर्मेशन है कि जो भी 4 पैर वाला जानवर है वो कुत्ता है। अब नई जानकारी को जोड़ना, नई जानकारी को बिना बदले जोड़ रहा है तो उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। जैसे बिल्ली को देखकर भी कुत्ता कहता है। अब एक इक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई। लेकिन प्रॉब्लम जब आई कि कुत्ता तो भौंकता है, बिल्ली म्याऊं कहती है। अब बिल्ली ने जैसे ही म्याऊं करा तो बच्चा चौंक जाता है कि अरे, पुराने स्कीमा के अनुसार तो सब 4 पैर वाले जानवर कुत्ते थे और वो भौंकते थे। अब ये जैसे ही बिल्ली ने म्याऊं किया, बच्चा चौंक जाता है। एक नई सिचुएशन और एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब बच्चा एक अपने पुराने स्कीमा में संशोधन करता है, बदलाव करता है और बिल्ली का एक नया स्कीमा दिमाग में बनाता है। इसको बोला हमने एकोमोडेशन। और फिर दोबारा से संतुलन की स्थिति आ जाती है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रिएशन। अब अलग अलग स्कीमा को अगर व्यवस्थित कर लेता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्थात विकास की 4 अवस्थाएं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 क्रमिक अवस्थाओं में बांटा है। इनका क्रम हमेशा समान रहेगा। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। यह 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा जो है अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। दूसरी इसकी विशेषता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था के अंतिम स्टेज लगभग 18 से 24 महीने के बीच में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। इस अवस्था में बच्चा ये समझने लगता है कि हर वस्तु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अर्थात अगर हम किसी बच्चे को एक खिलौने वाली चिड़िया दिखाते हैं और उसको दिखाने के बाद उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लेते हैं और बच्चे से कहते हैं चिड़िया उड़ गई। अब बच्चा 18 से 24 महीने के बीच में बच्चा ये जानता है कि वस्तुओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो बच्चा अब ये नहीं समझता कि चिड़िया उड़ गई है। बच्चा पीठ के पीछे जाकर आपके उसे ढूंढने का प्रयास करता है। इसका मतलब बच्चा यह जान जाता है चीज़ें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती हैं। आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड। इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अर्थात किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बच्चा जानबूझकर क्रियाएं करना शुरू कर देता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का अर्थ है कि अगर बच्चे को सामने एक खिलौना गाड़ी दिखाई दे रही है तो बच्चे उसको गोल मानकर चलना शुरू कर देगा। अर्थात गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इस अवस्था की एक पहचान, एक विशेषता है। तो इस अवस्था की तीनों विशेषताओं को याद रखना: लर्निंग थ्रू सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज है 2 से 7 वर्ष की है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है सिम्बॉलिक थॉट। बच्चा प्रतीकों, शब्दों, तस्वीरों के माध्यम से चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। इस अवस्था में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। जैसे बच्चे को हम आम का चित्र दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये आम है। तस्वीरों, प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। दूसरी विशेषता है इसकी ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। बच्चा ये सोचता है जैसा वह देखता है या महसूस करता है पूरी दुनिया भी वैसी ही सोचती है। वह दूसरों का दृष्टिकोण समझ नहीं पाता है। तीसरी इसकी विशेषता है एमिनिज्म, जीववाद। निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। जैसे अगर वो बच्चा गिर जाता है तो बदले में वो ज़मीन को मारता है कि इसको मारो, इसकी वजह से मुझे चोट लगी है, इसको भी मारो। अर्थात जैसा मुझे दर्द हो रहा है ऐसा ही इसको भी दर्द होगा। तीसरा है इसकी अगली विशेषता है इरिवर्सिबिलिटी। बच्चा विचारों और क्रियाओं को उलट पलटना नहीं जानता। जैसे उसे ये पता है कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन 5 - 3 = 2 कैसे हुआ, यह समझने में उसे कठिनाई होती है। अगली विशेषता है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। किसी वस्तु या स्थिति की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे बच्चा ये तो जानता है कि इस अवस्था में बच्चा ये जानता है कि पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जान पाता कि पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, पेड़ों से हमें छाया मिलती है। तो इन चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। हमारी अगली अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज है वो 7 से 11 वर्ष है। इसमें कॉन्क्रीट लॉजिक आ जाता है। बच्चा उन चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है जिन्हें वह छू सकता है या देख सकता है। अब बच्चा तार्किक रूप से जो चीज़ें उसके सामने हैं उनके बारे में देखना, सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है रिवर्सिबिलिटी।
बच्चों को विचारों को उलटने पलटने की क्षमता आ जाती है। जैसे 2 + 3 = 5 होते हैं, इसको बच्चा ये भी समझ सकता है 5 - 3 कितना होता है 2। अगला है कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण। बच्चा ये समझ जाता है किसी वस्तु की आकृति या बर्तन बदलने से उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया हुआ है। कंजर्वेशन किस अवस्था की विशेषता है? यह तीसरी अवस्था या थर्ड स्टेज की विशेषता है। कंजर्वेशन को समझते हैं। इसके अनुसार जब बच्चे पे कंजर्वेशन आ जाता है तो बच्चा ये जानता है कि अगर एक बड़े गिलास में पानी है, उसको अगर एक चौड़ी कटोरी में कर दिया जाए तो पानी कम नहीं होता, उसकी मात्रा बराबर ही रहती है। जब बच्चे में ये गुण आ जाता है तो उसे कहते हैं कंजर्वेशन। जैसे अगर हमने कंचे इकट्ठे करके रख दिए 10 कंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वहीं और इस तरह से रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चे इस स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन का गुण आ जाएगा। वो बता देगा पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में समान कंचे ही रखे हैं। कंचों को फैलाकर रखने से उनकी संख्या बदलती नहीं है। क्लासिफिकेशन और सेरिएशन का गुण आ जाता है। बच्चों को उनके आकार, रंग, वजन के आधार पर वर्गीकृत करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ना आ जाता है। जैसे बच्चों को हम कुछ उदाहरण दें, उसके अनुसार वो नियम अपने आप बना लेंगे। जैसे अगर हम बच्चों को बताएं लाल गुड़िया, काली बिल्ली, तो लाल काली बच्चों को ये बताएंगे तो बच्चा ये बता देगा कि जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। अर्थात उदाहरणों से नियमों की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगली जो इसमें स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से अधिक उम्र में शुरू हो जाती है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त विचारों को, कल्पनाओं को के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे इस अवस्था में अगर हम बच्चे को बोले कल्पना करो एक चतुर्भुज है ABCD, जिसके चारों कोण 90 अंश के हैं, तो इस अवस्था में बच्चा उसके बारे में कल्पना कर लेगा। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, किसी समस्या के लिए परिकल्पनाएं बनाना और फिर उनको तार्किक रूप से टेस्ट करना। परिकल्पना बनाना और तार्किक रूप से टेस्ट करना भी सीख जाता है। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सिस्टम से हल करना सीख जाता है। अब हमने पियाजे की चारों अवस्थाएं हमने पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, इनकी विशेषताएं हमने जान ली। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी 3 इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, लर्निंग थ्रू सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी विशेषताएं सिम्बॉलिक थॉट, ईगोसेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो विशेषताएं हैं कॉन्क्रीट लॉजिक, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन, इंडक्टिव रीजनिंग। हमारी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग और सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी रिलेटेड टू पियाजे। देखिए बच्चों, पियाजे की चारों स्टेज को याद करने से काम नहीं चलता है। इसके अलावा कभी कभी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया है पियाजे ने अपना सिद्धांत को देते समय, उनसे भी सवाल आ जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, कलेक्टिव मोनोलॉग, डिसेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल डायलैक्ट, ऑपरेशन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और सोशल ट्रांसमिशन। तो चलिए इनको समझते हैं कि करके कि इनका अर्थ क्या है और इन पे किस प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहला है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष की होती है। उसकी एक खास सोच है। इसमें बच्चा 2 अलग अलग घटनाओं के बीच बिना किसी तार्किक संबंध के ही संबंध जोड़ लेता है। 2 अलग अलग घटनाएं हैं, इनमें कोई तार्किक संबंध नहीं है, लेकिन बच्चा कोई ना कोई संबंध इसमें जोड़ लेता है। जैसे चूँकि आज मैं दोपहर में नहीं सोया इसलिए आज शाम नहीं होगी। शाम सोना, दोपहर में सोना और शाम में होना, कोई संबंध नहीं है इनका, कोई लॉजिकल संबंध नहीं है,
लेकिन बच्चा जोड़ लेता है, क्योंकि बच्चे ने अक्सर सोचा है जब मैं सो जाता हूँ दोपहर में तो शाम को उठता हूँ तो शाम हो जाती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले हम तो, अगर कुत्ता भौंका तो इसका अर्थ है ट्रेन आने वाली है। तो इसमें कोई लॉजिक संबंध नहीं है, लेकिन बच्चा जोड़ जोड़ लेता है, ये कुत्ता भौंकता है तो ट्रेन आ जाती है। अगला है कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकालाप। यह प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में की जो है विशेषता है कलेक्टिव मोनोलॉग। इसमें जब 3-4 बच्चे एक साथ बैठे होते हैं तो वे एक दूसरे से बात करने के बजाय खुद ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। वे एक ही कमरे में रहकर अपनी धुन में बोलते हैं। प्याजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। इम्पोर्टेंट सवाल आता है इस पे, ईगोसेंट्रिक स्पीच को क्या है? कलेक्टिव मोनोलॉग है। इसमें बच्चे एक साथ एक कमरे में 3-4 बच्चे बैठे हैं तो ये आपस में बात ना करके, एक दूसरे से बात ना करके खुद से ही बातें करते हैं। इसको बोला है प्याजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग। अगला है डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण। क्या है ये? यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष में ये क्षमता आती है। इसका मतलब है कि समस्या या वस्तु को केवल एक नज़रिए से ना देखकर उसके सभी पहलुओं, सभी आयामों पर एक साथ ध्यान केंद्रित करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या हो? प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा केवल एक चीज़ पे टिक जाता था, सेंट्रेशन। लेकिन 7 साल के बाद जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आ जाती है तो वह चारों तरफ से सोचना शुरू कर देता है। उसमें कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। अगला है हॉरिजॉन्टल डेक लेग। ये एक बहुत ही विशिष्ट कंसेप्ट है जो सीटेट के कठिन प्रश्नों में आता है। इसका मतलब है कि बच्चा एक ही विकासात्मक अवस्था में रहते हुए भी अलग अलग समस्याओं में एक तरह से लॉजिक को अलग अलग समय पर लागू कर पाता है। उदाहरण के लिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है, बच्चा नंबर के संरक्षण सबसे पहले सीखता है, फिर वजन का संरक्षण सीखता है, उसके बाद आयतन का संरक्षण सीख पाता है। तीनों कंजर्वेशन ही है, लेकिन इनमें बच्चा एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे सीखता है। अब नंबर का कंजर्वेशन, वजन का कंजर्वेशन और आयतन का कंजर्वेशन, तीनों को एक एक करके सीखता है। अगला है ऑपरेशन, संक्रिया। प्याजे के सिद्धांत में ऑपरेशन का मतलब है मेंटल एक्शन, अर्थात मानसिक क्रियाएं, यानी अपने ही दिमाग में जोड़ घटाव करना, कठिन विचारों को उलटते पलटते रहना। यह 2 से 7 वर्ष के स्टेज को प्री ऑपरेशनल या संक्रिया करने की अवस्था और 7 से 11 वर्ष को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सामने रखी चीज़ों पर मानसिक क्रिया करने की अवस्था कहा जाता है। अगला है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या संज्ञानात्मक संरचना। ये क्या है? किसी बच्चे या वयस्क के दिमाग में मौजूद सभी स्कीमा, जो पूरा नेटवर्क या संगठन होता है, उसे संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। जितनी भी स्कीमाएँ हैं उन सभी के नेटवर्क को बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। यह हमारी बुद्धि का पूरा ढांचा है। लास्ट है हमारा सोशल ट्रांसमिशन। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 फैक्टर बताए थे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है सोशल ट्रांसमिशन। इसका मतलब है बच्चा अपने आसपास के समाज और बड़ों से बातचीत करके अनुभव और ज्ञान प्राप्त करता है। प्याजे ने इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, जबकि वाइगोस्की ने इसको बहुत महत्व दिया है। वाइगोस्की का हम अगले लेक्चर में हम सीखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करना आपको कैसा लग रहा है प्याजे का लेक्चर, उसके बाद ही हम अब हमारी जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो कंप्लीट हो गई है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी थी। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, कलेक्टिव मोनोलॉग, डिसेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल डेक लेग, ऑपरेशन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, सोशल ट्रांसमिशन। अब लगभग हमने प्याजे से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। अब इसका एजुकेशन में इम्प्लीकेशन देखते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? बच्चों को सीखने और खोजने और खुद करके सीखने के अवसर देना चाहिए। अब हमने प्याजे की थ्योरी के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके उन्हें समझ लिया है। अब इसका शिक्षा में महत्व देखते हैं कि प्याजे ने जो सिद्धांत दिया है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। जैसे बच्चे को खोजने और खुद करके सीखने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि प्याजे ने बच्चों को क्या बोला था? साइंटिस्ट बोला था कि बच्चे जो हैं लिटिल साइंटिस्ट हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं।
बच्चों को उनकी उम्र और विकासात्मक स्तर के अनुसार ही पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। बच्चा जिस स्टेज में है, मान लीजिए बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज में है, कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चों को फॉर्मल स्टेज का जो है ज्ञान नहीं देने का, वो समझने योग्य नहीं है, तो उनको पढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। जिस उम्र में है उसी के अनुसार ही उसको पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, जो बच्चों को सुविधा प्रदाता हो, सुविधाओं को प्रदान करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिसमें बच्चा खुद करके सीख सके। एक्सेप्टेंस और ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, इसलिए क्लासरूम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान होना चाहिए। पियाजे की आलोचना देख लेते हैं। पियाजे ने कल्चर और सोशल इंटरेक्शन के प्रभाव को कम महत्व दिया है। वाइगोत्स्की इसको बहुत महत्व देते हैं और उन्होंने चरणों को बहुत अधिक कठोर माना है। जो उनके अपने स्टेजेस हैं उनको बहुत अधिक कठोर बना दिया है और सोशल इन्वायरमेंट या सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल इन्वायरमेंट की उपेक्षा, थोड़ी बहुत उपेक्षा करी है। अब क्विक समरी देखते हैं। परीक्षा में जाने से पहले इन 4 फैक्टर्स का नाम याद रखना है जो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करते हैं। मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल ट्रांसमिशन और इक्विलिब्रेशन। अब पियाजे का लगभग हमारा 100% सिलेबस पूरा हो गया है। बच्चों, आप लोग कमेंट करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी बताना। और आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।